हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज का हमारा टॉपिक है जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं बजटिंग क्या है। तो बजटिंग बजट बनाने का प्रोसेस है। और बजट क्या होता है? फ्यूचर एस्टिमेट करना, फ्यूचर के लिए एस्टिमेट करना एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, यानी कि ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग करना कि जिससे जो हम एक्सपेंस करेंगे फ्यूचर में उससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। वही हमारा बजट होता है, वही हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। उसी फाइनेंशियल प्लानिंग को ही बजट बोलते हैं। अब जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? जीरो बेस्ड बजटिंग इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग द बजट फ्रॉम द स्क्रैच, यानी कि ऐसा बजट तैयार करना जो कि बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया गया हो, फ्रेश स्टार्ट किया गया हो, जीरो बेस को मानते हुए स्टार्ट किया गया हो, ना कि पास्ट एक्सपेंडिचर को देखते हुए। यानी कि जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस हमें हुए हैं खर्चे को लेके, पास्ट का जो हिस्ट्री है, जो एक्सपेंसेस हमने खर्च किए हैं पिछले साल, तो उसको बिल्कुल भी बेस ना माने और बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना ही जीरो बेस बजटिंग का काम होता है। जो जीरो बेस बजटिंग है वो डेवलप हुआ था 1969 में। किसके द्वारा? पीटर फायर के द्वारा। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? जीरो बेस बजटिंग है री इवेलुएटिंग एवरी लाइन आइटम ऑफ द कैश फ्लो। ऐसे जो जितने भी कैश फ्लो हो रहे हैं बिजनेस में उसे री इवेलुएट करना, उसे रीलुक करना और उस हर एक्सपेंडिचर को जस्टिफाई करना ही जीरो बेस बजटिंग का काम होता है। इसमें जो बजट बनाए जाते हैं तो जितने भी कैश फ्लो होने वाले हैं या जो भी कैश फ्लो होते हैं उन्हें री इवेलुएट करना, बार बार देखना, बार बार रीलुक करना कि वो जस्टिफिएबल है कि नहीं, जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो होने भी चाहिए कि नहीं। यही जीरो बेस बजटिंग के दौरान जो बजट बनता है उसमें देखा जाता है। एवरी एक्टिविटी नीड्स टू बी जस्टिफाइड, सारे एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई करना होगा। जो कोई भी जैसे कि डिपार्टमेंट मैनेजर है, अगर वो कहता है कि हम इतना एक्सपेंस होता है हमारे डिपार्टमेंट में या होगा, तो उसके पीछे उसे वो सॉलिड रीज़न देना होगा, कॉन्क्रीट प्रूफ देना होगा कि वो एक्सपेंडिचर जस्टिफिएबल है कि नहीं। एक्सप्लेनिंग द रेवेन्यू दैट एवरी कॉस्ट विल जनरेट फॉर द कंपनी, बोल रहा है कि अगर कोई कंपनी में रेवेन्यू भी जनरेट हो रही है, कोई इनकम आ रही है, तो उसके पीछे जो खर्चा हुआ है उसे भी जस्टिफाई करना कि जो इनकम जितनी आई है उसके पीछे जो खर्चा हुआ है वो उतना होना ही था, तो वो भी जस्टिफाई करना ही जीरो बेस बजटिंग के दौरान बजट बनाने में हेल्प करता है। इसमें जो कंसंट्रेशन होता है जीरो बेस बजटिंग में, कंसंट्रेशन इस पे होता है कि वो खर्चा क्यों करना था, वाई पे ज़्यादा ध्यान होता है, ना कि हाउ मच, कि कितना एक डिपार्टमेंट खर्चा कर लेगी या कितना वो कर सकती है, उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं होता है, उसको ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि वो खर्चा क्यों करना है, बिल्कुल बार बार वाई वाई वाई, ये क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि हाउ मच। इसमें जब भी कोई खर्चा किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक क्वेश्चन करके चलती है, व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन गेटिंग फॉर द एक्सपेंडिचर, जो है वो खर्चा करेगी या जो वो बजट बनाएगी खर्चे के लिए, उससे मैक्सिमम बेनिफिट कितना मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को। ये जीरो बेस्ड बजटिंग के दौरान ये बजट तैयार करते समय ध्यान रखा जाता है। अब जो जीरो बेस्ड बजटिंग है वो पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनी सेक्टर दोनों में ही हेल्पफुल होती है, और अनवांटेड एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स को ड्रॉप कर दिया जाता है, और जो भी डिज़ायरेबल और वांटेड प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है इसमें बजट बनाने के दौरान। अब अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो देखिए, एक कंपनी जो कि नोटिस करती है कि हम जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में जो कि एक प्रोडक्ट लगता है तो वो आउटसोर्स किया जाता है और उस पर हर साल खर्चा 5% से ऊपर इंक्रीज़ हो जाता है, 5% के लगभग इंक्रीज़ होता ही होता है। तो जब जीरो बेस बजटिंग के दौरान उसने हर एक लाइन ऑफ आइटम को री इवेलुएट किया, उसे बार बार देखा, तो उसे समझ में आया कि ये जो प्रोडक्ट है वो हम अपने यहाँ भी बना सकते हैं अपने वर्कर्स की यूज़ करके। तो वो उसका प्रोडक्शन हमारे अगर स्टार्ट होता है तो खर्चा जो है वो बैलेंस हो जाएगा, और इवन बाद में जब वो चीज़ में हम एक्सपर्टीज़ हो जाएंगे तो उसका खर्चा भी हम कम, यानी कि कम होने लगेगा उसका खर्चा। तो जीरो बेस बजटिंग का एक फ़ायदा ये हुआ कंपनी को कि उसने रीइवैल्यूएट किया उस लाइन ऑफ आइटम को, और जो आउटसोर्स कर रही थी प्रोडक्ट और जो उससे हर साल का जो ब्लाइंडली उस पर जो खर्च कर रही थी वो अब अपने यहाँ खुद बनाने लगती है। तो यहाँ पे जीरो बेस बजटिंग का ये एग्जाम्पल हुआ। इससे होने वाली बेनिफिट आप देख सकते हैं कि उस चीज़ को नोटिस किया गया जो कि वो अननोटिस थी कई साल तक। ठीक है, उस चीज़ को नोटिस किया गया कि जो वो पार्ट वो आउटसोर्स कर रही है ब्लाइंडली हर साल और उसके पीछे जो खर्चा कर रही है वो कम किया जा सकता है या उसे बंद किया जा सकता है अगर उसकी प्रोडक्शन हमारे यहाँ खुद होने लगे। अब हम लोग देखेंगे जीरो बेस्ड बजटिंग के स्टेप्स। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। वो कॉस्ट सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना है, वो डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करना जहाँ पे बजटिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है।
नेक्स्ट मेकिंग डिसीजन पैकेजेस, यानी कि वो प्रपोजल्स निकालना। पैकेज जो डिसीजन पैकेज होता है उसमें 2 से 3 या 4 प्रपोजल्स होते हैं, जो कि इसमें जो डिसीजन लिया जाता है वो डिपार्टमेंट मैनेजर के को इन्वॉल्व करके डिसीजन लिया जाता है। कि जब वो बोलता है कि हमें इतना खर्चा चाहिए हमारे डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, तो उससे जस्टिफिकेशन मांगा जाता है कि आपको वो खर्चा, यानी कि आप जो खर्चा बोल रहे हैं उसके पीछे हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, या उतना जो खर्चा आप जो कर रहे हैं उसके पीछे करने का रीज़न क्या है, उससे जस्टिफिकेशन मांगा जाता है। उसके अकॉर्डिंग प्रपोजल्स बनाए जाते हैं। एक डिसीजन पैकेज में कम से कम 2 से 3 प्रपोजल्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, उन प्रपोजल्स को रैंकिंग दी जाती है कि किस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में एफिशिएंट एलोकेशन हो सकता है स्कार्स रिसोर्सेज का। उसके बाद एलोकेटिंग अवेलेबल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द रैंकिंग, जो रैंकिंग की गई, यानी कि जो प्रपोजल्स को पहले रखा गया प्रायोरिटी पे और जिसको लीस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया, उसके अकॉर्डिंग सबसे एफिशिएंट जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करके अवेलेबल रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है बेस्ड ऑन द रैंकिंग। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग का। इसमें कंट्रोल और मॉनिटरिंग का भी काम होता है। देखा जाता है कि जो बजट बनाया गया था और जो रैंकिंग दी गई थी, उसके बाद जो अवेलेबल रिसोर्सेज को एलोकेट किया था वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं। तो ये होता है बजटिंग का स्टेप्स। पहले आइडेंटिफाई करना डिपार्टमेंट जहाँ पे बजटिंग की ज़रूरत है, देन डिसीजन बनाना, डिपार्टमेंट मैनेजर को इन्वॉल्व करके डिसीजन पैकेजेस बनाना। एक डिसीजन पैकेज में 2 से 3 प्रपोजल्स होते हैं। फिर इन प्रपोजल्स को रैंकिंग देना कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, किसको हम फॉलो करेंगे तो एफिशिएंटली एलोकेट होगा रिसोर्सेज। फिर उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज एलोकेट करना, और फिर कंट्रोल और मॉनिटर करना कि जो हमने काम किया है या जो एलोकेशन हुआ है वो प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए हम लोग क्विकली देख लेते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग का एडवांटेजेस। पहला क्या, एक्यूरेसी, रीलुक ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द कैश फ्लो एंड कंप्यूट द ऑपरेशन कॉस्ट। ऑब्वियसली एक्यूरेसी तो होगी क्योंकि हम लोग जो भी कैश आउटफ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग रीलुक करते हैं, रीइवैल्यूएट करते हैं कि जो पैसा जा रहा है वो जस्टिफिएबल है कि नहीं। इसलिए एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। एफिशिएंसी भी होगी क्योंकि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट होती है, बिल्कुल जीरो बेस से स्टार्ट होती है। पिछला कोई भी एक्सपीरियंसेस या एक्सपेंडिचर को ध्यान में नहीं दिया जाता है, तो जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्वियसली जो भी अनडिजायरेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, अनवांटेड खर्चे होते हैं, उन्हें ड्रॉप किया जाता है, तो जिससे जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है वो जो हाई हो सकता था वो रिड्यूस हो जाता है। यानी कि जो बजट ऐसा तैयार किया जाता है जो कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को देखते हुए बनाया जाता है, यानी कि जो खर्चा हम करेंगे उससे कितना मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिल सकता है वो देखते हुए जो बजट तैयार किया जाता है। इसलिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होता जाता है। ना एलिमिनेट्स वीकनेसेस ऑफ बजट इन्फ्लेशन, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर हम लोग देखें, जो ट्रेडिशनल हम लोग बजट करते थे उसमें क्या होता था कि हम लोग मान लीजिए 2018 पे हम लोग को देखते हुए 2020 का हम लोग बजट बना रहे होते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इन्फ्लेशन को भी देखते थे कि अगर हम लोग जैसे कि किसी चीज़ को देखते हुए हम लोग कहेंगे इस पे 100 रुपये का खर्चा होना है। अब हम लोग इन्फ्लेशन को ध्यान देते हुए कि आगे महंगाई बढ़ेगी, तो उसके पीछे हम लोग 180 रुपीज़ एलोकेट करने का सोचते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पता नहीं वो खर्चे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन 180 रुपीज़ का हमने बजट बना दिया। और अगर एक बार किसी चीज़ का बजट बन जाता है तो वो फ्लैक्सीबल, जो डिपार्टमेंट होता है वो फ्लैक्सीबल हो जाता है उस मनी को लेके। तो ये जो बजट इन्फ्लेशन का जो वीकनेस है उसे एलिमिनेट किया। अगर किसी खर्चे के पीछे अगर उसे समझ में आ रहा है कि 100 रुपये का खर्चा होगा तो उसके पीछे वो 100 रुपये ही एलोकेट करेगा, ना कि 180 रुपीज़। आई होप आपको क्लियर होगा ना। कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, जो एम्प्लॉयज़ के बीच कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होता है, क्योंकि जो भी बजट प्रिपेयर किया जाता है उनकी डिसीजन को देखते हुए, उनका इन्वॉल्वमेंट करते हुए ही डिसीजन लिया जाता है। इसलिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काफ़ी मोटिवेट होता है और उनके बीच का कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन सब कुछ इंप्रूव होता है ना। नेक्स्ट चलिए हम लोग देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस। जीरो बेस्ड बजटिंग का डिसएडवांटेजेस क्या होगा। पहला डिसएडवांटेज है टाइम कंज्यूमिंग। जो भी जैसे कि जो भी कैश आउटफ्लो हो रहा है उसके पीछे जस्टिफिकेशन देनी होती है और उसके लिए कॉन्क्रीट प्रूफ्स होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट मैनेजर को कॉन्क्रीट प्रूफ देना होता है कि जो वो खर्चा मांग रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए वो जस्टिफिएबल है। तो वो कॉन्क्रीट प्रूफ्स इकट्ठा करने में और उसे जस्टिफाई करने में टाइम लगता है, तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये टाइम कंज्यूमिंग है। लैक ऑफ एक्सपर्टीज़, देखिए हमारा सेकंड और थर्ड पॉइंट काफ़ी रिलेटेड है। लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ और हाई मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो ये जो प्रोसेस है हर चीज़ इसमें काफ़ी
इंटेलेक्चुअल लोगों की ज़रूरत है जो कि इस चीज़ को समझ सके, उस चीज़ को जो खर्चा है उसे कम कर सके या ऐसा बजट बना सके, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके जिससे कि जो खर्चा है वो मिनिमाइज हो सके और उससे जो बेनिफिट है वो इंक्रीज हो सके। तो ऐसे के लिए जो हो सकता है कि जो मैनेजर हमारे यहाँ अपॉइंट है वो ये काम करने में उतने सक्षम ना हो, इससे लैक ऑफ एक्सपर्टीज हो सकता है, हाई मैन पावर रिक्वायरमेंट, इसमें और भी लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है जो कि इंटेलेक्चुअली लाइक जो कि एक्सपर्टीज़ हो इस फील्ड में, इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को करने में एक्सपर्टीज़ हो, तो हाई मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। और नेक्स्ट इज डिफिकल्ट लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी कि सम एक्सपेंसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन द बेनिफिट ऑफ विच कैन बी ऑब्टेन्ड इन द सेम ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। ज़रूरी नहीं कि जो हम एक्सपेंसेस मान के चल रहे हैं वो उसी साल जो एक्सपेंसेस हम मान के चल रहा है उसके साथ जो इनकम हम सोच के चल रहे हैं वो उसी साल हो जाए, ऐसा तो है नहीं। इससे लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने में डिफ़िकल्टी होती है। नाउ रिसोर्स इंटेंसिव एंड कॉस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अंडर द मेथड इज़ हाई। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो हाई हो जाता है क्योंकि मैनेजर का काम बढ़ जाता है और उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी डिमांड कर सकते हैं, इसलिए जो ये कॉस्ट है काफ़ी हाई हो जाता है। हर चीज़ हम लोग फ्रेशली इवैल्यूएट करते हैं तो उसके पीछे कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम भी लग सकती है, तो इसलिए ये जो प्रोसेस है ये कॉस्टली हो जाता है। रिजिड, ये काफ़ी रिजिड है क्योंकि कैन नॉट ऑलवेज स्टिक टू वन बजट, यानी कि मान लीजिए हमने कोई ऐसा बजट बना दिया और बाद में हमने देखा कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमारे तरफ आ रही है या कोई ऐसे थ्रेट है जो कि अचानक से आ गया, तो उसको मीट करने के लिए जो हमने अभी ये ज़ीरो बेस्ड बजटिंग तैयार करके रखा है वो हो सकता है उसे मीट ना कर पाए। इसलिए ये जो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग है वो काफ़ी रिजिड है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है। तो ये था कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आज हम लोग ने देखा ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के कॉन्सेप्ट, उसके स्टेप्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।